नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर कल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतदान होंगे, लेकिन 9 सीटों के लिए ही फिलहाल अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हालांकि जानकारी यही है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अब रास्ता साफ हो चुका है। जो याचिका बाबा गोरखनाथ की ओर से दी गई थी, अब उसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन इन सभी 9 सीटों को लेकर कांग्रेस की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से किस तरीके की खास तैयारी है, इस पर भी हम आपको तमाम जानकारी देंगे। सहयोगी सोनी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सोनी, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों को, जिनमें से 9 सीट पर चुनाव होने वाले, उसे लेकर कल अधिसूचना आई और ऐसे में अब चूंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि अब पार्टियों की भी चहलकदमी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी और तैयारियां तो अब धार पकड़ने वाली है। जी, जैसे कि इससे पहले जो हुआ था मीटिंग, इसमें सपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम अनाउंस कर दिए थे, लेकिन अभी जो है यूपी के जो होने उनमें अभी तक नाम अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन हाँ, तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही है। इसमें सीएम योगी की काफ़ी ज़्यादा भागीदारी, उन्होंने अपनी 30 टीमों को जगह पर भेजा है सर्वे करने के लिए। यहाँ पर लोगों की समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे पेयजल समस्या हो गई, लोगों की बीमारी हो गई, जो भी उनकी समस्या है घरेलू, उन पर चर्चाएं हो रही हैं और उनके लिए हर एक जगह से लगातार फीडबैक लिए जा रहे हैं कि लोगों की क्या समस्या है, कैसे उनका हल निकाला जाए और इसके साथ ही वो और आगे क्या तैयारियां कर सकते हैं, इसके लिए भी वो काफी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जब बीजेपी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें 10 सीट में से 9 सीट तो बीजेपी अपने पास रख रही है और एक सीट है जो कि मीरापुर विधानसभा है, वो दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीमा में वो लगती है और उस सीट पर बीजेपी आरएलडी को टिकट देने वाले। उसके अलावा जितनी भी 9 सीटें हैं उस पर बीजेपी खुद लड़ेगी। लेकिन चर्चाएं ये भी थी कि बीजेपी के सिंबल पे किसी और पार्टी से भी, यानी सहयोगी पार्टी जो है, एनडीए के जो घटक दल हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा, लेकिन सिंबल बीजेपी का होगा वहां पर। देखिए, फिलहाल इस तरीके की अभी आगे इसके बाद क्या प्लानिंग होगी, इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी जो है, इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी को अच्छी बहुमत से नहीं मिली थी, लेकिन अभी हरियाणा में जो हुआ है इसके बाद वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो चुकी है। तो इस आधार पर अब जो बीजेपी है वो अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है कि किस तरीके से वो जनता को लुभा सके, किस तरीके से वो आने वाले इसमें इलेक्शन में अपने आप को। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लोकसभा में बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी 37 सीट लेकर आती है और जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल बनती है। पिछले चुनाव का अगर हम देखें तो सिर्फ 5 सीटें थी समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा में, और उसके बाद इस बार यानी 5 साल बाद वो 5 से जो आंकड़ा है वो सीधे 37 तक पहुंच गया। और इस लिहाज से अगर देखा जाए, जितनी भी सीटें हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, अगर हम गाजियाबाद सीट की बात कर ले, मीरापुर की बात कर ले, खैर विधानसभा सीट की बात कर ले, ये सब बीजेपी का गढ़ रहे हैं। तो क्या यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए एक चैलेंज होगा यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर हम पुराने आंकड़ों को देखें तो पुराने आंकड़ों में कहीं ना कहीं बीजेपी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन ऐसे में हम जो इसके अपोजिट पार्टी उसको भी हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो भी लगातार मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी हरियाणा इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी जीती, लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन पे कांग्रेस भी थी ही थी। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं वो कोशिश ये कर रही है कि किस तरीके से वो अपना मतलब अपना जनता को लुभा सके। हालांकि बीजेपी ने अभी जो हुआ हरियाणा में इलेक्शन, उसने किसान हो, पहलवान हो, तमाम तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और शायद इन्हीं मुद्दों की वजह से बीजेपी बहुमत से ज़्यादा उसने वोट मिले और वो जीत सकी। तो अब ऐसे में जो अपोजिशन पार्टी है वो भी खाली हाथ नहीं बैठी है, वो लगातार फोकस कर रही है कि जैसे उसने अपने प्रत्याशियों के नाम अनाउंस कर दिए, तो ऐसे में जो अभी तक बीजेपी ने नाम अनाउंस नहीं किया, तो इसमें भी कहीं ना कुछ प्लानिंग बीजेपी अंदर ही अंदर कर रही है, इसलिए वो इतना समय लगा रही है अनाउंस करने पर। ऐसा कयास है कि शायद आज या फिर कल तक उनके भी उम्मीदवारों के नाम घोषित हो जाएंगे। बिल्कुल सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी दी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये जो तमाम 9 सीटें हैं, अगर ये आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अच्छी खासी वोट बैंक हर एक पार्टी के लिहाज से यहाँ पर साबित होते, चाहे वो कन्नौज जो कि हाई प्रोफाइल सीट है। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो पहले कन्नौज से विधानसभा चुनाव उन्होंने 2022 में लड़ा, जिसके बाद वो विधायक बने। फिर जब वो लोकसभा चुनाव में आए तो उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। चाहे आप कन्नौज की बात कर लें, उसके बाद करहल विधानसभा सीट की भी अगर हम बात यहाँ पे कर ले, करहल से हालांकि वो आते थे, लेकिन करहल सीट को लेकर यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो प्लॉट ये सेट किया गया है वो जब तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया था। मिल्कीपुर अगर विधानसभा सीट की हम यहाँ पर बात करते हैं, अजित प्रसाद, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया। यानी आंकड़ों के हिसाब से और यहाँ पर जो रणनीति पार्टी की ओर से बनाई गई है उसका भी जोड़ तोड़ बहुत अच्छे से रखा गया। पंकज सर भी अब हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज सर,
10 सीटें, जिसमें से 9 सीटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हालांकि अब मिल्कीपुर का भी चुनाव का रास्ता यहाँ पर साफ होता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है आपको बीजेपी की कैसी यहाँ पर इस बार के, हालांकि उपचुनाव है, लेकिन क्या खास यहाँ बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और क्या किया जा सकता है? देखिए, इसको ये उपचुनाव को दो परिदृश्य में देखने की जरूरत है। पहला, ये उपचुनाव उस वक्त हो रहा है जब बीजेपी हरियाणा में बीजेपी को हरियाणा में अप्रत्याशित जीत मिली है। ये वैसी जीत है जब बीजेपी ने यहाँ हैट्रिक लगाया है, जबकि पूरा जितना भी मीडिया रिपोर्ट था और जितने भी सर्वे आ रहा था उसमें ये लग रहा था जो नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार वहाँ पे बनने का रास्ता मतलब साफ है। और यहाँ तक कहा जा रहा था जो वहाँ पे सुनामी है, लेकिन इस सुनामी को वहाँ की हरियाणा की जनता ने खारिज कर दिया, कोई सुनामी नहीं। और ये बीजेपी की ऐसी जीत रही जो 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी जो प्रधानमंत्री का जो मोदी का हवा था उससे भी ज्यादा ये प्रचंड जीत है। तो उसके बाद जो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में, अच्छा ये आपको ये भी देखना है जो ये जो चुनाव हो रहे हैं ये चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद पहला चुनाव हरियाणा का था, हरियाणा और आपको जम्मू कश्मीर का। तो इसमें जिस तरह से अगर बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा हरियाणा में, तो लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी के प्रदर्शन पे सवाल उठाए जा रहे थे उस सवाल पे ये ब्रेक और ये जो 10 उसके बाद से जो ये 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, तो अब इन 10 सीटों पे हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी का जो प्रदर्शन पे एक डेंट लगा था और एक तरह से जो बीजेपी के सामने जो एक प्लॉट सेट कर दिया गया था कि किसान बीजेपी के खिलाफ है और इसका असर हरियाणा चुनाव में देखने को मिला। हालांकि अगर वोट शेयर के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा बीजेपी का, लेकिन 14 के मुकाबले अच्छा रहा। आपको लगता है कि ये जो जाट फैक्टर जो हरियाणा में जोर शोर से उठाया गया, विपक्षी पार्टियों ने इसको एक मुद्दा ही बनाया, वो यूपी के और खासकर ये जो पश्चिम जो जाट बहुल इलाका है, किसान बहुल इलाका है, वहां पर इसका असर देखने को मिलेगा? ये होगा, ये जरूर असर दिखेगा, लेकिन ये बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव, मतलब जो हरियाणा का चुनाव जो है जो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव जिसको कि हम 2027 का सेमीफाइनल हम बता रहे हैं उसमें पॉजिटिव लेके आएगा। और बीजेपी जो कार्यकर्ता है और वहाँ के जो नेता हैं सो डबल कॉन्फिडेंस के साथ और इस चुनाव में उतरने जा रहे हैं। अगर हरियाणा के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन मनमाफिक नहीं होता या फिर जिस तरह के कयास लगाए जाते उसकी तरह होता तो फिर बीजेपी के लिए उपचुनाव टफ था। अब ये बीजेपी के लिए उपचुनाव ये उस तरह से अपने यहाँ कोई भी चुनाव होता है, खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, खुद सीएम योगी कहते हैं, खुद बीजेपी का जो प्लान होता है वो ये होता है जो कोई भी चुनाव बीजेपी हल्के में नहीं लेती और बीजेपी इस चुनाव को हल्के में नहीं। मैं आपको बताऊं जो लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के कुछ ही दिनों बाद बीजेपी ने एक तरह से उसका आकलन किया था जो अगर उत्तर प्रदेश में हमारी क्या खामियां रही और क्यों हमें उस तरह का, और सबसे बड़ा फैक्टर वहां पर कैंडिडेट्स के नामों को लेकर ही था। और एक चर्चा भी हमने देखा कि एक लहर उठी इस चीज को लेकर कि राज्य स्तर पर चूंकि मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं तो उनकी तरफ से जिन नामों का पैनल हालांकि केंद्र को भेजा गया था और वहीं चूक हो गई थी आला कमान की तरफ से कि